हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और हम यहां पर मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन से न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे केमिस्ट्री के। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। ऑलरेडी हम इसके कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग से रिलेट करते आ रहे हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, राइट। तो अगर हम एक बारी रिकैप करें तो हमें ये पता था, क्या पता था हमें, एटम के बारे में पता था, राइट। सबसे पहले हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिर मैटर क्या होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये जान लिया था दैट मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, राइट। तो मैटर के अंदर भाई बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। पंखा है, टीवी है, नोटबुक है, मोबाइल फोन है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं जो सभी मैटर की कैटेगरी में आती हैं। देन हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर ये मैटर किस तरीके के पार्टिकल से बना हुआ होता है। जब हमने ऐसा किया तो हमें मिला एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल्स जो क्या कहलाता है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट मैटर। जिस तरीके से एक बड़ी सी इमारत बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ईंटों की, राइट, ब्रिक्स की। हम क्या करते हैं, एक के बाद एक सभी ब्रिक्स को जोड़ते जाते हैं बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, राइट। तो उस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो ईंटें हैं, वो ब्रिक्स हैं। इन अ सिमिलर वे हम अगर बात करें अपने किसी भी मैटर की, कोई भी मैटर जो बना है वो किससे बना है, वो बना है एक छोटे से एटम से, टाइनी एटम से बनाया गया है वो आपका मैटर। तो हम एटम को कहते हैं दैट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ओके, सो यहां तक हम सीख चुके थे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैटर, राइट। वहीं चैप्टर नंबर 3 में डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हमने डिस्कस की थी, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में करी थी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जहां पर डेल्टन ने ये बताया था कि जो एटम है वो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल किसी भी मैटर का, राइट। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैटर। क्या है वो, एटम है, ये डेल्टन ने हमें बताया। उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया दैट एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। ये चीज इन्होंने हमें डेल्टन जी ने बताई थी इन दी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि एटम कैसा है, इनडिविजिबल है। ओके, देन क्या हुआ, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के आने के कुछ सालों के बाद क्या हुआ, रिसर्च और ज्यादा होने लगी। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे और ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आई जिनसे ये कंक्लूड किया गया कि भाई एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जे थॉमसन ने बताया था अबाउट अ सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है।
और उस सब एटॉमिक पार्टिकल का हमने नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। किस नाम से जाना जाता है? वो सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का क्या मतलब है? वो सभी पार्टिकल्स जो आपके एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने पता लगाया कि भाई बाकी पार्टिकल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो जरूर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसे उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, राइट। उसी तरीके से सिमिलर वे में ही एक्सपेरिमेंट किया था एक गोल्डस्टीन ने भी, जिसमें उन्होंने कैनाल रेस के बारे में बताया, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रेस। ठीक है, तो यहां से उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसे हमने कहा प्रोटॉन। ठीक है, हमने क्या कहा उस पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल को? प्रोटॉन। ओके, देन उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पिक्चर में आने लगे। तो साइंटिस्ट ने ये सोचना स्टार्ट किया कि आखिर किस तरीके से ये पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिलकर एटम्स बनाते हैं, कैसा दिखता होगा हमारा एटम। ये सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर मैटर के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने हमारा मैटर बनाया है, कंपोज किया है, उन छोटे टाइनी पार्टिकल्स का, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होंगे हमारे एटम के अंदर। तो उसी की डिस्कवरी में पिक्चर में आए हमारे क्या? डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स से हमें क्या पता चला कि हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा हमारा एटम दिखाई देता है। वहां तक पहुंचने में हमें मदद करी, फाइनल मॉडल तक पहुंचने में हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? डिफरेंट मॉडल्स से। ठीक है, पहले किसी एक साइंटिस्ट ने अपना मॉडल प्रपोज किया, मतलब बताया कि देखिए मैंने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है, कुछ इस तरीके का हमारा एटम दिखता है। देन आफ्टर सम ईयर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकल आई, कुछ कमियां निकल आई उनके एटॉमिक मॉडल में। देन उन्हें रेक्टिफाई किया किसने? हमारे सेकंड साइंटिस्ट ने। पहले थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज किया रदरफोर्ड ने बाय डूइंग द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। देन रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स, कमियां आ गई, जिन्हें रेक्टिफाई करा हमारे नील बोहर ने विद द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो वही देखते हैं थॉमसन ने क्या कहा। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल हमें मिला थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब थॉमसन ने क्या कहा? देखिए, थॉमसन ने अपने मॉडल को जो है, मतलब एक एटम के स्ट्रक्चर को, एटम के मॉडल को, किस तरीके का दिखता है एटम, ये बताने के लिए इस्तेमाल किया एक प्लम पुडिंग का। इनके मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा? जिस तरीके से एक प्लम पुडिंग, वो क्या है? एक स्वीट डिश है जो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फेमस है, ब्रिटिश कंट्रीज में। तो उन्होंने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि आपका एटम किस तरीके का दिखता है? कुछ कुछ सिमिलर दिखता है एक प्लम पुडिंग की तरह। जैसे प्लम पुडिंग के अंदर, जैसे प्लम पुडिंग को आप सिमिलर वे में समझ सकते हो विद अ ड्राई फ्रूट केक। ठीक है, जिस तरीके से ड्राई फ्रूट केक में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो मैदा है, जो स्पॉन्ज वाला पार्ट होता है, मैदे वाला पार्ट होता है, उसके अंदर घुसे रहते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, राइट। उसी सिमिलर वे में उन्होंने कहा कि जो आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्फीयर बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। क्या वर्ड यूज किया था? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दी
पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड किए गए हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने कैसे डिपिक्ट किया? सपोज ये हमारा पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, ओके। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, प्रोटॉन्स का बना हुआ है। इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मॉडल किसने प्रपोज किया? थॉमसन ने, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कहा उन्होंने? आपका एटम क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं, घुसे हुए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बना रहे हैं? प्रोटॉन्स हैं हमारे, राइट। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो ये मॉडल किसने प्रपोज किया था? थॉमसन ने, जहां पर उन्होंने ये बात भी कही, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज के, ओके। देन सेकेंड मॉडल आया पिक्चर में, रदरफोर्ड मॉडल, ओके, जिसे रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था थ्रू ए एक्सपेरिमेंट। पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम जानते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जिस एक्सपेरिमेंट के उन्होंने अंदर क्या किया? बेसिकली उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी, जैसे हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉइल होती है, उसी तरीके की एक फॉइल गोल्ड की ली थी जो कि बहुत ज्यादा थिन थी। वो थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे उन्होंने एक बीम किसकी बम्बार्ड कराई? अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर डबली चार्ज हीलियम एटम्स। हीलियम में से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब हीलियम He2 पॉजिटिव बनता है, उसी को हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बीम बम्बार्ड कराई थी और वहां से स्टडी किया था थ्रू अ डिटेक्टर, डिटेक्ट करके कि किस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है या फिर वो सीधा पास थ्रू हो जा रहे हैं फॉइल के, क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो सीधा पास हो जा रहे हैं। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जरूर ज्यादातर जो हमारे एटम के अंदर का पोर्शन है वो खाली है, एम्प्टी है, तभी ये अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो जा रहे हैं। देन सेकेंड उन्होंने देखा सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग मेकिंग स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से डिफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। देन 1 आउट ऑफ 1200 पार्टिकल, एक पार्टिकल क्या हुआ? सेम पाथ से रिबाउंड हुआ, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एटम है इसके अंदर प्रेजेंट सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मेन सारा का सारा जो मास है वो सभी प्रेजेंट है एटम के सेंटर पे, सेंटर ऑफ द एटम में। जिससे उन्होंने किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रपोज किया? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है हमारे एटम के अंदर, जिसके अंदर एटम का ज्यादातर मास कॉन्सेंट्रेटेड है। उस सेंटर को क्या नाम दिया था?
न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, इस न्यूक्लियस के अराउंड, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, ये तो रदरफोर्ड ने बताया था। आफ्टर उनका जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां निकाली गई। अब क्या थी वो कमियां? कमियां ये थी कि हमने ये बोला, हमने नहीं मतलब कुछ साइंटिस्ट ने बोला, ये देखा गया कि अगर देखिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट? तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो हर एक पॉइंट पे उस ऑर्बिट के, उस सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट में क्या होगा? उस पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएगा, राइट? अगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा तो डायरेक्शन में तो जरूर आएगा, क्योंकि सर्कल में जैसे ही हम जाएंगे हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट? तो ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी रिजल्ट करती है एक्सेलरेशन में। तो वो पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेशन में चला जाएगा, और जब एक्सेलरेट होगा कोई भी पार्टिकल तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी लूज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते एनर्जी लूज करता जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है, अगर ये एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन एनर्जी रेडिएट, एनर्जी लूज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि इसकी एनर्जी लूज होती जाएगी और ये न्यूक्लियस के पास आते आते एट द एंड आपके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा, राइट? न्यूक्लियस में ही घुस जाएगा। ऐसा ही होगा अगर ये एनर्जी लूज करता जाएगा तो। अब देखिए, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये ही होगा कि एनर्जी लूज करता जाएगा इलेक्ट्रॉन और एट द एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में ही घुस जाएगा, तो हमारा एटम जो है वो स्टेबल ही नहीं होगा, राइट? एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट हम ये पहले से ही जानते हैं कि हमारा एटम जो है दैट इज स्टेबल, वो बहुत स्टेबल होता है। तो इसीलिए फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल को भी डिस्कार्ड किया। पूरी तरीके से गलत भी नहीं कहा, क्योंकि फॉलो तो तब भी हम रदरफोर्ड मॉडल की कई सारी चीजें, कई सारी बातें जो हमें रदरफोर्ड ने बताई हैं वो ठीक है। जैसे कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कई बातें ठीक हैं। ये बहुत ज्यादा क्लोज थे किससे? एग्जैक्ट एटम के मॉडल से। बट एक ड्रॉबैक की वजह से हमें क्या करना पड़ा? आगे और सर्च करनी पड़ी, रिसर्च करना पड़ा कि एग्जैक्ट हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने अपना एटम का मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इनटू द ऑर्बिट, राइट? सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस हमारे इलेक्ट्रॉन्स। उसी बात को आगे ले जाते हुए बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? इनटू डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या है? दे आर स्पेशल ऑर्बिट। सिर्फ यही है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इनसाइड द एटम। While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy.
जो हमने जिस पॉइंट के ऊपर रदरफोर्ड को कहा था कि आपके मॉडल में भाई कुछ कमियां हैं, वो पॉइंट क्या था कि अगर सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ड्यू टू द एक्सेलरेशन वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिसकी वजह से एट द एंड वो न्यूक्लियस में आकर कोलैप्स कर जाएगा, राइट। पर उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्बिट में करता है जिन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या हैं? ये स्पेशल ऑर्बिट हैं भाई। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। While revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. जब discrete orbit एक ऐसा special orbit है जिसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आधा मॉडल तो हमारा रदरफोर्ड का बिल्कुल सही है। सेंटर में आपका मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ, पर उन सर्कुलर पाथ को हमने स्पेशल नेम दिया है, स्पेशल ऑर्बिट्स हैं वो, जिन्हें बोला जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट। और उन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ओके। सो बोहर मॉडल ऑफ एटम में क्या बोला? दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। वो जो स्पेशल ऑर्बिट्स थे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हमने एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया, ठीक है। These orbits or shells are represented by the letter KLMN, ठीक है, and the numbers N 1 2 3 4 नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखना है तो KLMN। ये हमने किन्हें नाम दिया है? एनर्जी लेवल, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिनमें जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस तो होगा प्रेजेंट कहाँ? सेंटर में, सेंटर ऑफ द एटम में, और उसके बाहर क्या है? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। क्या है? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। बेसिकली देखा जाए तो जैसे रदरफोर्ड ने कहा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर पे है और सर्कुलर पाथ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो बोहर ने भी उसी चीज को कंटिन्यू करा, पर उन्होंने क्या कह दिया कि वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उनके अंदर स्पेशल बात क्या है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। जब भी इलेक्ट्रॉन उनमें घूमता है, चक्कर मारता है किसके? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस तो सेंटर में प्रेजेंट है। जो आपके इस न्यूक्लियस के सबसे पास शेल है उसे हम कहते हैं के, देन उसके बाहर एल एम एन, ठीक है। और अगर हम नंबर में बात करें, सबसे पास वाली N1, उसके बाद N2, N3 एंड N4, ओके। तो ये क्या है? ये N1 2 3 4 क्या है? बेसिकली ये वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, जिसके अंदर जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ओके। तो यहां से हमें क्या सीखना है कि बोहर ने ये कह दिया कि
स्पेशल ऑर्बिट्स हैं आपके एटम के अंदर प्रेजेंट, राइट। वो स्पेशल ऑर्बिट्स के नाम याद रखिएगा, KMLN, और उनके नंबर n की बात करें तो N1, N2, N3, N4 दोनों से ही आप शेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बोहर का मॉडल था। इसके बाद हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम के अंदर। देखो अब बोहर ने ये तो बता दिया कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, शेल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर अब हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि आखिर भाई किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, है ना। या ऐसा है कि किसी शेल के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स डाल दो अपनी मन मर्जी से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब हमें ये चीज सीखनी है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। The distribution of electron into different orbit of an atom was suggested by Bohr and Bury. बोहर ने और ब्यूरी ने दोनों ने साथ में मिलकर हमें ये सजेस्ट किया था कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो हमें सीखने पड़ेंगे। The following rules are followed for writing the number of electrons in different energy level. Different energy level में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके लिए हमें स्पेशल रूल्स बताए गए हैं। वो रूल्स हमें फॉलो करते हुए ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी भी एटम के अंदर। तो देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in shell is given by the formula 2n square, where n is the orbit number of the energy level index 1, 2, 3. तो देखो यहां से हमें क्या पता चला है, फर्स्ट रूल नंबर 1 जो रूल हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां से क्या पता चला, किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितनी जगह है भाई, है ना, जितनी जगह है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तो डालोगे, अपनी मर्जी से कितने भी थोड़ी भर देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर आ सकते हैं, ये बताने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n स्क्वायर, ठीक है। क्या लगाएंगे, 2n स्क्वायर, जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा कि उस स्पेसिफिक शेल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, K, L, M, N जो हैं इनके लिए n की वैल्यू क्या है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, राइट। तो अब एक बारी निकालते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं हम, थर्ड में कितने और फोर्थ में कितने आ सकते हैं। तो निकालते हैं इसे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा, 2n स्क्वायर फॉर्मूले से, राइट। कैसे निकालेंगे, यहां पे n की वैल्यू लिख दो, ठीक है। अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है, N1 यानी कि फर्स्ट शेल में जो न्यूक्लियस के सबसे पास है ना उसको फर्स्ट शेल कहेंगे। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम आपकी फर्स्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है वहां पर, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। N2 सेकेंड शेल में कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम आपकी सेकेंड शेल में। अब थर्ड में देखते हैं,
2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर 18। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके? 18 इलेक्ट्रॉन्स। देन 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर 32। यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारी डिफरेंट शेल्स है उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है। ऑक्यूपेंसी का मतलब उनके अंदर कितनी जगह है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एकोमोडेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, भर सकते हैं अपने अंदर। फर्स्ट शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं फर्स्ट शेल के अंदर। देन सेकंड शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है आपकी 8, मतलब उसके अंदर 8 सीट्स अवेलेबल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां बैठ सकते हैं आराम से। देन थर्ड शेल जो है उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है हमारी? 18, तो वहां पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो? 18। देन इन द फोर्थ शेल ऑक्यूपेंसी हमारी आई है 32, सो आप उस शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आराम से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। हमने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, हम वहां डाल सकते हैं। सेकेंड रूल देखो, फर्स्ट रूल क्या था कि एक ऑर्बिट की, एक शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होगी? 2n स्क्वायर, फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल क्या है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मतलब जो आपके एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, राइट, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमेशा। ठीक है, चाहे वो के शेल हो, एल हो, एम हो या एन हो। के लिए तो 2 होगा, लेकिन आगे एल, एम, एन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। किस में? आपकी आउटर मोस्ट शेल में। जो भी शेल आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर है, जो भी शेल सबसे बाहर होगी उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। Electrons are not accommodated in the given shell unless the inner shell is filled. Shells are filled in stepwise manner. ये भी आपको याद रखना है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी डिफरेंट शेल्स हैं। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस फर्स्ट शेल में डाल दिया, ठीक है, अब मान लो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक इसे दे दिया और एक इसे दे दिया कि चलो 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो तीनों एक एक ले लो, है ना, ये नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? हमें बच्चे क्या करना है? हमें सबसे पहले इनर शेल, जो सबसे अंदर शेल है, उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना है, मतलब उसका पेट पूरी तरीके से पहले भरेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन अगली शेल में जाएगा। पहले के शेल भरेगी पूरी तरीके से। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि जो के शेल है इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है हमारे पास? 2 है, राइट। हमने अभी निकाली थी के लिए, के, एल, एम, एन, राइट। के लिए मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो पहले इस के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, उसी के बाद आप एल पे यानी कि नेक्स्ट शेल पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। पहले भाई के का पेट भरेंगे, उसके बाद ही एल की बारी आएगी। जब एल का पेट पूरा भरेगा उसके बाद एम की बारी आएगी, जब उसका पेट भर जाएगा तब एन की बारी आएगी। तो हमेशा स्टेप वाइज बटेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
पहले K, फिर है L, फिर M और फिर N। इस तरीके से स्टेप वाइज वे में आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब देखिए, जब हम ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तब हमारे पास निकल कर आती है क्या, किसी भी एटम की, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं डिफरेंट शेल में। तो देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए कि हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन से, ठीक है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 है इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगर हम KL MN की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट शेल के अंदर जाएगा। अब आगे और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब चलते हैं हीलियम पे। हीलियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 2 है। आप क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन K में जाएगा, एक L में। बताइए क्या ये मैंने ठीक किया, सही किया या गलत किया? सोचिए जरा, क्या मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ? एक मैंने K को दे दिया और एक मैंने L को दे दिया, लो भाई एक एक बांट लो। क्या ये सही है या ये गलत है? ये क्या है बच्चे? ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप वाइज मैनर में हमें करना है। पहले K को भरिए पूरा। K की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है? 2। तो पहले K के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? K के पास चले जाएंगे। देन आते हैं लिथियम पे। एटॉमिक नंबर 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। अब क्या होगा? K के पास जब आप जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे भाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे। जब आप इसे तीसरा इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे तो ये K कहेगा भाई मेरा पेट तो 2 से भर चुका है, अब मुझे जरूरत नहीं है, आप किसी और शेल को दीजिए। तो 2 यहाँ जाएंगे तो एक L में चला जाएगा। ठीक है। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 2 पहले K में जाएंगे और 2 जाएंगे L में। बोरोन 5 एटॉमिक नंबर है, अब इसमें 2 जाएंगे यहाँ फर्स्ट में और 3 कहाँ जाएंगे? सेकेंड शेल में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि L की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, राइट। तो 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो अगर हम बात करें, सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप कैसे लिख सकते हो? सिंपली आप अलग अलग शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक कॉमा दे दीजिए। उस कॉमा से क्या समझ आएगा कि अच्छा अब आप नेक्स्ट शेल पे मूव कर गए हो। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 लिखो, इसके लिए हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 2,1, मतलब फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 2,2, 2,3। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ और की देखते हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? आपकी K शेल में। उसके बाद बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सेकेंड शेल में। ओके, अब इसके नेक्स्ट कोई दूसरा लेते हैं, सपोज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, यानी कि 11 इसके अंदर प्रोटॉन्स जो कि इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सोडियम में? 11। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जिसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 है, राइट। तो जब आप K के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर फिर वो क्या कहेगा
कि भाई आई एम नाउ सेटिस्फाइड, मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। फिर आप जाएंगे L के पास और उसे इलेक्ट्रॉन एक एक करके देना शुरू कर देंगे। तो वो L कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? वो टोटल लेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है? 8 है। तो वो आपसे 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। देन जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में। 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब ऐसे ही सपोज हमारे पास है क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन में। तो जब आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले 2 जाएंगे फर्स्ट शेल में, उसके बाद ही हमेशा स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो सबसे पहले आप फर्स्ट शेल को पूरी तरीके से भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देन हम सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, क्योंकि सेकंड की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 8 है, तो अब वो 8 के बाद और इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं लेगा। ठीक है, वो अपने दरवाजे बंद कर देगा, कहेगा भाई मुझे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, वो मैं ले चुका हूं, अब आप आगे जाइए बांटने इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 8 हो गया। देन 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? हमारी थर्ड शेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में जब हम रूल्स देख रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पर हमने एक रूल ये भी देखा कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हो, राइट। उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 8 रहेगी आउटर मोस्ट शेल की, चाहे वो दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी हो, राइट। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2 8, राइट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 8। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या है? आउटर मोस्ट शेल जो है, इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, इसकी ये है, राइट। तो इन दोनों में ही आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। नियॉन आर्गन दोनों के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड है जिनकी आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कहाँ से आया? 8 से, 8 नंबर से हमारा ऑक्टेट आया। तो हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस तरीके के जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि भाई हमें जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के रूल आपने दिए, तब बोहर और ब्यूरी ने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, राइट। और इन दोनों ही में क्या है? इन दोनों के केस में आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये क्या है? सैटिस्फाइड हैं, स्टेबल हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो सबसे बाहर की आउटर मोस्ट शेल के अंदर ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सबसे बाहर वाली शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमारे एटम की सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल है उसे हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, और उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं बोहर और ब्यूरी ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल दिया, उन्होंने ये भी कहा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, द एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीटली फिल आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, इन अदर हैंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0। जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, कैसे, इनके जैसे, नियॉन आर्गन के जैसे, जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुल फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फुल फिल्ड है, तो इस तरीके के एलिमेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही रेयरली रिएक्ट करते हैं, केमिकल एक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि भाई स्टेबल है। किसी का अगर पेट पहले से ही भरा है तो आप चाहे उसे कितना भी फोर्स करें वो नहीं खाएंगे, है ना। अब भाई अपना पेट जब पूरा भरा है तो कोई क्यों ही किसी और से खाना लेगा, नहीं लेगा, मना कर देगा। तो ऐसे ही ये एलिमेंट्स भी हैं, आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इन्हें कोई नीड, कोई जरूरत ही नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन मांगने की, क्योंकि इनके पास तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, राइट। So helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atom with 8 electron in the outermost shell. इनमें ऐसे एलिमेंट्स में जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते, उसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिर्फ आपका हीलियम ही एक ऐसा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हमारी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है। An outermost shell which had 8 electron was said to possess an octet. जब भी किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में, जो सबसे बाहर की शेल है, उसके अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उस केस में हम कहेंगे क्या, कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, तो ये स्टेबल है। केमिकल एक्टिविटी इसकी बहुत कम होगी ऐसे एलिमेंट की जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज देखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सभी सीखेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।